एनसीईआरटी बुक ये हो गया क्लास 12 कक्षा 12 का इतिहास का पुस्तक। 3 वॉल्यूम में इसका है, तो तीसरा वॉल्यूम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और एक चीज़ है एनसीईआरटी में अपडेट करते रहता है, जैसे इसमें दिया हुआ है अध्याय 10 और कुछ बुक में अध्याय 11 है, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो सब्जेक्टिव लिए तो बहुत बढ़िया बुक है, इससे बढ़िया तो नज़र नहीं आता, इंटरेस्टिंग भी है। पर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो नॉर्मल जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इससे कई गुना ज़्यादा उसमें तथ्य को पूछ लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव लिए तो परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो इसका सारांश पढ़ना बुक को ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका सारांश मैं आपको दिखाता हूँ। रहा तो मैं पढ़ के सुना ही देता हूँ इसको। तो पूरा चैप्टर पढ़ने से बढ़िया है कि थोड़ा सा आप जो ऑब्जेक्टिव के लिए एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लीजिए। तो शुरू करते। बरसात का मौसम है, सर्दी खांसी बहुत चल रहा है आजकल। एनसीईआरटी क्लास 12 भाग 3 चैप्टर 2 अध्याय 11 जिस बुक से मैं लिया हूँ। किसी में 10 भी हो सकता है। हाँ 10 तो भी मैंने दिखाया है, उसमें PDF एनसीईआरटी से ही डाउनलोड किया हुआ था, ओरिजिनल एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्दी घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ते चले गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जे कर लिया, जहाँ हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ा पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय सूअर की चर्बी, लिपटिक कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे। बहुत सारे यूरोपीय लोग मार डाले गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। इसमें ये दर्शाया गया है, जो रियली सच्चाई है, लोग नहीं जानते हैं कि आम सैनिक विद्रोह नहीं, पूरा आम जनता भी इस विद्रोह में 1857 में शामिल हुआ था। जन आंदोलन था, जैसे अभी फिलहाल नेपाल में तख्ता पलट हो गया जन आंदोलन का। हाँ, तो आगे उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। बहादुर शाह बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार का अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा। तो रियलिटी ये सब है कि बहादुर शाह ने स्वीकार में अपना विद्रोह खुद नहीं किया था 1857 में, बल्कि लोगों के सैनिकों के दबाव में आकर उसने नेतृत्व स्वीकार किया था। और बाकी अन्य जगहों पर यही हाल था जो आगे दिया हुआ है। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे, और जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे कहीं कहीं तो आम जन आंदोलन और जनता और सैनिकों के दबाव में आकर के ही अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में शामिल हुए थे। लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया था, जो सराहनीय है। हाँ, तो आगे कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत के बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व का सामना करना पड़ा। मतलब
आम जनता के दबाव में झांसी की रानी भी 1857 की बगावत को स्वीकार की और नाना साहब का भी यही हाल था। कुछ ऐसे ये स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। कुंवर सिंह भी आम जनता और सैनिकों के दबाव में आकर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए थे, जो यहाँ पे दिया गया है, जो कि सच्चाई लोगों से दूर रखा जाता है। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाही की कतार में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सपनों की सरेआम अवहेलना होने लगी। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इससे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता था। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटते हैं। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरफ बिखर गया। नाना साहब 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भाग कर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साज सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जीस एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया। उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैध देने के लिए कानून बनाए गए। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसे बहुत सारी दूसरी रियासतों को कब्जे में ले लिया था। राज्य हड़प नीति गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनाया, जो कि इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इसमें मैंने जोड़ा है। अवध 1857 के इस भव्य विद्रोह का बड़ा केंद्र था। रेसिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं आता था। सहायक संधि को देख लेते हैं। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन अंग्रेज अपने सहयोगी के बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। 1850 के दशक की शुरुआत तक अंग्रेज देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। 1856 में अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अंग घोषित कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत का अधिग्रहण यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे हैं। अंग्रेजों का आने से पहले अवध में तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अंग्रेजों का आने से पहले अवध के तालुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में थी।
बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकाम रही थी। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित की। मई जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोहियों की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, सज़ा मौत। नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली को सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दोहरा हमला बोल दिया। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेज की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के अंत में जाकर पूरी हुई। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। अंग्रेज ऐसे आंदोलन से जूझ रहे थे जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद था। अवध में अंग्रेज का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेज का विरोध किया था। अंग्रेज ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीर लौटा दी जाएगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदार को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें ईमानदार इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहाँ उन्हें बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बहुत प्रचलित है। महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। 1801 अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, अवध का अधिग्रहण हो गया। 1856-57 अंग्रेजों द्वारा अवध में एकमुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया। 10 मई 1857 मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। 11 मई 1857 दिल्ली बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 10 मई लखनऊ में विद्रोह हुआ। मई जून सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून चिनहाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर हेवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती है। 1858 जून युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु होती है। तो ये सब था इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।